हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो BA पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और आप लोगों को ये पता है कि आपके 2 मेन कोर्स सब्जेक्ट्स में से हमने सेकंड मेन कोर्स सब्जेक्ट अगेन स्टार्ट कर लिया है। हर सब्जेक्ट की एक एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। इनफैक्ट ये जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है इसकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हैं और आज की क्लास में हम 3rd यूनिट आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने संघवाद पढ़ लिया है, पंचायत पढ़ेंगे, उसके बाद हम नगर पालिका पढ़ेंगे। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को हम एक साथ ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट आपका पंचायत टॉपिक काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई हम इसको एक अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आपको मैंने आपकी 3rd यूनिट दिखा दी है। आपने अगर बाकी की 2 यूनिट्स की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको वहाँ से जाके अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भारत में पंचायती राज की भूमिका क्या है कि द रोल ऑफ पंचायती राज इन इंडिया में क्या है। देखो, पंचायत जो है इंडिया में बहुत प्राचीन समय से है और एक प्राचीन समय की यहाँ बात हो रही है तो बहुत पुराने टाइम से, ब्रिटिश के भी आने के टाइम से पहले से। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आ गया था तो ये हुआ था, उन लोगों ने बोला कि पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसा भी हो आप लोग देख लो कि मतलब हम लोग राज करेंगे, ये करेंगे। जो थोड़े बहुत बड़े बड़े नेता थे और सारे फिलोसफर थे, इन सब से इंडिया में जो थे, इन सब से बातचीत अच्छी रहती थी, तो उन लोगों ने बहुत कोशिशें की थी कि आप लोग मतलब जैसे पंचायत को ख़त्म मत करो। ठीक है, ये वाली बात वहाँ पे हुई थी। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी के बोला था कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका एक दूरदर्शितापूर्ण काम था पंचायती राज की स्थापना करना। क्योंकि ऐसा रहता था, जो हमारे उस टाइम के नेता थे वो बोलते थे कि पंचायती राज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इंडिया में और वो एक गांव को संभालने का काम पंचायती राज के द्वारा ही, उसकी मदद से ही किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है कि उन्होंने पंचायत की शुरुआत अगेन करवाई ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल से पहले और ब्रिटिश काल के बाद भी। ठीक है, तो उससे मतलब एक तरीके से ये बोला गया, नेहरू ने बोला कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपा जाना चाहिए, कि मतलब गांव के लोगों को अधिकार सौंपा जाना चाहिए कि वो अपने फैसले वगैरह कर सकें। ठीक है ना। अब ये होता है कि मतलब जैसे आलोचकों ने ये भी बोला था कि गांव के लोगों को यह अधिकार नहीं होता है बल्कि उन पर थोपा जाती है सारी चीज़ें पंचायत के ज़रिए, पंचायत के द्वारा, कि आप लोग मतलब जैसे हमने जो बोल दिया वही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको आगे और बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके साथ साथ 1952 में उन्हें पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, नेहरू ने करा था लोकतांत्रिक विकास के लिए एक आपका सामुदायिक विकास। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ था कि जैसे आपको मतलब ये बताया गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जब आरंभ हुआ था तो वो इसलिए किया गया था कि एक आर्थिक नियोजन और एक सामाजिक जो नियोजन है उसको राष्ट्रीय योजनाओं के लिए देश के ग्रामीण जनता को अंदर रुचि पैदा करवा सके। कि मतलब ये हो, जैसे आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था, तो उसमें बोला था कि आज हम जो भी हैं जनता के द्वारा ही हैं, जनता की वजह से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के लिए जनता को उसमें रुचि पैदा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनता की वजह से ही हम हैं। जब तक जनता नहीं चाहेगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ ये बोला गया कि अमेरिकी एक लेखक थे रेनहॉर्ड बेंडिक्स, उन्होंने बोला कि सामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफाजी थी। एक अमेरिकी लेखक थे रेनहॉर्ड बेंडिक्स, इनका नाम बेंडिक्स, उन्होंने बोला कि सामुदायिक विकास की एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो नेताओं की लफाजी है। लफाजी मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल देके बोलती हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपको बोल दूंगी, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं आपका पेपर खुद आके कर दूंगी, करवा दूंगी, ये कर दूंगी। ठीक है, ये नेता मतलब इस तरीके की ही बातें करते हैं। आप कह रहोगे मैम निक्की मैम मजाक कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं, इस तरीके की ही बातें करते हैं कि उनका बस नहीं चले तो घर में आके वो हमारे ही काम कर दें, उनको वोट के लिए ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो इन्होंने ये वाली बात बोला कि सामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी है नेताओं की लफाजी। उसके साथ साथ यहाँ पर
सामुदायिक लोकतंत्र मतलब जो था, उन्होंने बोला कि पश्चिम में, किसने बोला था, जयप्रकाश नारायण ने, कि पश्चिम में जनता को हाथ बांटने का अवसर देने वाले लोकतंत्र से भी अधिक आधुनिक कहा गया है सामुदायिक लोकतंत्र को। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन की। बलवंत राय मेहता कमेटी हुई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ था। देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाने के बाद ये कमेटी रखी गई थी कि भैया ये खर्चा इतना सारा हुआ कहाँ पे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति रखी थी। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दी गई थी और 1957 में इसको रखा गया था। उसके बाद दल को, मतलब इसमें इसका अध्ययन दल को सौंपे गए काम में एक काम, जिसका एक दल को अध्ययन करना था कि कार्य संपादन में अधिक तीव्रता लाने का उद्देश्य से कार्यक्रम का एक ढांचा तैयार करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है कि इस अध्ययन, जो इस दल का अध्ययन था वो ये था कि सब काम, सौंपे गए कामों में से एक काम जो कार्य संपादन में अधिक तीव्रता लाने का एक पर्पस था, वो कार्यक्रम का एक ढांचा तैयार करना था कि उसका ढांचा एक तैयार कर दो। ठीक है, इस दल ने सरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला और अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि वो एक कार्यक्रम है जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ उन लोगों ने जो एक कार्यान्वित किया था, मतलब एक तरीके से कार्य शुरू किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें की कि अब इस पर इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका था इन सब कामों में कि बलवंत राय मेहता जो है, उनकी एक तरीके से ये होने लगा था कि आपने इतना पैसा कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे खर्च कर दिया। कि अब जाहिर है, जब एक अध्यक्ष है, मैं आपकी टीम लीडर हूँ, मैं आपको कहीं घुमाने लेकर गई हूँ, तो मेनली मेरे पर बात आएगी कि मैम आपने इतना सारा पैसा बच्चों से जो लिया, उससे एक्स्ट्रा भी अपने पास से या स्कूल के पास से ऐड करके कहाँ खर्च किया, या आपने बच्चों से इतना सारा लिया, उसमें से बचना था, स्कूल को प्रॉफिट होना था, कॉलेज को प्रॉफिट होना था, तो वो पैसा गया कहाँ पर। नाम मेरा झंडे पर चढ़ेगा कि निक्की मैम लेके गई थी, वो सारा पैसा खा गई। सेम यहाँ पर यही वाली बात हुई थी बलवंत राय मेहता की कि जब उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था और इसमें जब पैसे खर्च हो गए थे सामुदायिक विकास में, कि तो उस पर उन पर ये सवाल आने लगे कि अगर आप जनता की राय लेते, कुछ लेते, तो ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जनता क्या ही राय देगी, जनता में बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग क्या ही राय दे सकते हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि क्या, मतलब एक तरीके से वोट देने के अलावा एक आम जनता और कर भी क्या सकती है। आप लोगों को पोस्ट पे बिठाया गया है, किस लिए बिठाया गया है? इसलिए कि आप एजुकेटेड हो, कानून जानते हो, सब चीज़ें जानते हो, इसलिए। तो एक जनता की राय लेना, आलोचकों ने बोला कि ये बिल्कुल मान्य बात नहीं है, जनता की राय लेना पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने का दे पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी कि फिर मतलब जब इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाने लगा तो जनता की राय लेना पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने लगा था। और इनके स्वरूप में अलग अलग राज्यों में कुछ अंतर था, लेकिन विशेषताएं बिल्कुल सेम थी। क्या थी, मैं कुछ आपको बताती हूँ कि पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों का काम करने की आज़ादी थी और देखरेख ऊपर से होती थी। स्थानीय लोग काम करते थे, पंचायत थी वो देखरेख करती थी, पंचायत के ऊपर गवर्नमेंट उनकी देखरेख करती थी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात विशेषता आपकी बताई गई है। उसके साथ पंचायती राज की 3 सीढ़ियाँ थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से बता दी, समझा दी। अभी जो बलवंत मेहता समिति का प्रतिवेदन हुआ है, पर पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व क्यों है, अब हम ये देखते हैं कि देखो, पंचायत जो है वो बहुत पुराने ज़माने से है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसको आगे बढ़ाने का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उसके साथ साथ ये वर्तमान समय में पंचायती संस्थाएं इसे मानने में भी नहीं गई हैं और उन्होंने काफ़ी अधिकार, साधन, जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं। नाम पुराना है लेकिन संस्थाएं नहीं हैं। मतलब एक तरीके से ही बोला गया कि पंचायती राज को आगे बढ़ाने के लिए भी संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया। और उसके बाद जो महत्व बताया गया है कि भारत में स्वास्थ्य प्रजातांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है और ये व्यवस्था ग्रामवासियों में प्रजातांत्रिक जो संगठन है उनके लिए एक रुचि स्थापित करती है, एक इंटरेस्ट बनाती है। उसके साथ साथ ये जो संस्थाएं हैं भारत की भावी नेतृत्व तैयार करती हैं और इस तरीके से ग्रामों में जो उचित नेतृत्व का निर्माण है और विकास कार्य में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है। ठीक है,
उसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं का भार मतलब बिल्कुल हल्का कर देती हैं और उनके द्वारा ही शासकीय शक्ति और कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। पंचायती राज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा हल्का कर देती हैं और उसके साथ साथ वो एक तरीके से कार्यों का विकेंद्रीकरण भी, शक्तियों को भी समझती हैं। उनको वो भी चीज़ें दी गई हैं कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ओवर यूज़ नहीं कर सकते। पंचायतों के कार्यरत और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच बहुत कड़ी हैं और पंचायती प्रजातंत्र की जो प्रयोगशालाएं हैं वो नागरिक और अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं। उसके साथ साथ पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है और पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम को सुलझाने के लिए भी पंचायत को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है, ये वाली बात मैंने इसमें आपको ऊपर ये देखो, जब मैंने आपको इसका महत्व बताया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ जी ये सारी बातों में पंचायत की जो आवश्यकता है और उसका महत्व है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आती है पंचायती राज की अशोक मेहता मॉडल। पंचायती राज का जो अशोक मेहता मॉडल है, देखो जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद 12 सितंबर 1977 को मंत्रिमंडल सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री अशोक मेहता थे और इस समिति में उन्होंने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं का एक नया प्रतिमान सुझाया था कि इन्होंने अपने जो इनका प्रतिवेदन था इसमें पंचायती राज जो पूरी संस्थाएं हैं उनका एक नया मॉडल सुझाया था कि आप इनको किस तरीके से और आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ावा दो, कैसे इनको और अच्छा करो। ठीक है, ये वाली बातें इसमें ये वाली बात इन्होंने अशोक मेहता ने बताई थी, जो अशोक मेहता मॉडल के नाम से ही रख दिया गया था। उसके बाद फिर एक समिति में सुझाए गए पंचायती राज जो है वो मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी कि जिला परिषद को मजबूत बनाए जाने और ग्राम जो पंचायत है उसकी जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए और पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर जिला परिषद और मंडल पंचायत हो। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने इसमें रखी थी। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जिला को विकेंद्रीकरण और धुरी माना जाए, धुरी होता है सेंटर, और साथ में जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाए। फिर जिला परिषद की जो जिला आर्थिक नियोजन है वो कार्य करेगा और समस्त विकास कार्यों में सामंजस्य स्थापित करेगा और नीचे के स्तर का मार्ग निर्देशन भी करेगा। उसके साथ साथ जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रम का आधारभूत संगठन बनाया जाना चाहिए और मंडल पंचायतों का गठन गांव से मिलकर होना चाहिए और ये मंडल पंचायतें 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। ये वाली बात भी इसमें बताई गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ धीरे धीरे पंचायत समिति समाप्त हो जाएंगी और उनका स्थान मंडल पंचायत ले लेगी, ये बात भी इसमें बताई गई। उसके बाद आपका बात आती है पंचायती राज का एक नया प्रतिमान, न्यू मॉडल ऑफ पंचायती राज। देखो पंचायती राज, आपको मैंने पंचायत और नगर पालिका पढ़ाना है तो पंचायती राज 73 अमेंडमेंट से आया और म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका 74 अमेंडमेंट से आया। तो पंचायती राज का नया प्रतिमान संविधान के 73 संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और साथ में संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया और अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। तो आपके पास टोटल 12 अनुसूचियां हैं और आपकी उन 12 अनुसूची में से जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के लिए बनाई गई है। उसके साथ साथ 25 अप्रैल 1993 से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 को लागू कर दिया गया और इस अधिनियम में लागू होने के बाद राज्यों में पंचायतों के 3 स्तर के नियमित चुनाव का एक प्रणाली का राजनीतिक सशक्तिकरण और सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसको एक सैद्धांतिक रूप से स्थापित, जब जाहिर है 73 अमेंडमेंट में और जब सूची आपकी जो सूची है उसमें ये अनुसूची जो है उसमें आ चुका है तो फिर आपको इसमें एक संवैधानिक, इसको सैद्धांतिक रूप से ही मान्यता प्राप्त की जाएगी। उसके बाद आपकी बात आती है पंचायत और राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या, नंबर ऑफ डेलीगेट्स ऑफ पंचायत एंड स्टेट्स। ठीक है, देखो देश में 2.51 लाख पंचायतें,
जिनमें से 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 6405 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें या जिला परिषद शामिल है। ठीक है, इस तरीके से ये एक बहुत व्यापक प्रतिनिधित्व आधार है जो विश्व के किसी भी अन्य विकसित और विकासशील देशों में एक तरीके से विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये वाली बात इसमें आपको मैंने अभी बताई कि एक तरीके से ये एक बहुत वास्ट पंचायत के तौर पे देखा जाता है कि बहुत वास्ट तरीका है जिसको एक अलग तरीके से विकसित और विकासशील देशों में विद्यमान ये नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज की प्रमुख विशेषता थी ग्राम सभा पंचायतों का गठन और ग्राम सभा पंचायतों का गठन। ठीक है, ये दोनों थी। तो उसके साथ ग्राम सभा में क्या बोला गया कि गांव के स्तर पर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी और एक ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करेंगे। और पंचायतों के गठन में बोला गया कि आर्टिकल 243 क्लॉज बी बोलता है कि पंचायती राज का प्रावधान हम करते हैं। आर्टिकल 243 बोलता है कि मैं जो आपकी पंचायती राज है उसका प्रावधान करता हूं और हर राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और पंचायतों का गठन करना जरूरी नहीं होगा। उसके बाद आपकी बात आती है पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कि राज्य विधानमंडल को विधि और पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है और किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच में अनुपात एक लिमिटेड राज्य में यथासंभव ही हो पाएगा। ठीक है, ये वाली बात आपको संरचना में बताई गई है। पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत में क्या बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और साथ में ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में एक रोटेशन से आवंटित किया जाएगा और साथ में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों को भी दिया जाएगा। उसके बाद है पंचायतों का निर्वाचन। पंचायतों का निर्वाचन में ये बोला गया कि इनको निर्वाचित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करेगा और राज्य जो है वो निर्वाचन आयुक्त को सिर्फ उसी नीति और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है जब वो उच्च न्यायालय, मतलब जैसे कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है जस्ट लाइक इम्पीचमेंट के जरिए। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे कि आपको ये बोला गया है इसमें कि पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंचायतों के कार्य, फंक्शंस ऑफ पंचायत, कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिन पर पंचायत विधि बनाकर कार्य कर सकेगी। इनमें से कुछ है मैं बताती हूँ, जैसे भूमि सुधार है, पेयजल है, ईंधन का है, चारा का है, सड़कें हैं, पुल निर्माण, ये सब चीज़ें, संचार, अन्य साधन, बाजार, मेले, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें, और स्त्री और बाल विकास योजनाएं जो होती हैं वो सारी चीज़ें पंचायत द्वारा ही देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है आपकी पंचायती राज की सफलता के लिए सुझाव, कि आप लोगों को इसकी सफलता के लिए सुझाव क्या दिए गए हैं कि भारत के लिए गांव एक आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है और गांव का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता की वजह से ही या उनकी मदद से ही पॉसिबल है। पंचायत जो है, वो एक तरीके से सफलता के लिए उनको अलग अलग सुझाव दिए गए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना होगा, पंचायतों का वित्तीय हालत सुधारनी होगी और पंचायतों का जो चुनाव में मतदान को अनिवार्य करना होगा और जो मतदाता चुनाव में भाग ले उस पर कुछ दंड लगाए जाने चाहिए जो 50 रुपये से अधिक नहीं होंगे और पंचायतों का जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व है वो एक परीक्षण द्वारा दिया जाएगा और लास्ट में पंचायतों पर विश्वास करना होगा कि वो गलतियां करेंगी तो हमारे नज़रिए से उनको सज़ा भी दी जाएगी। ठीक है, अब उसके साथ साथ मैं आपको एक बात जो मैंने आपको ये बताया कि इनकी जो वित्तीय वो है इनका सारा वो सुधारना पड़ेगा। क्या दिया जाता है इनको कि राज्य का राज्यपाल 73 संवैधानिक संशोधन के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, उसके बाद 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करेगा और उसमें राज्यपाल अपने सिफारिश करेगा कि ऐसे करों, शुल्क और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान किए जा सके या फिर पंचायतों के वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए एक उपाय बनाया और राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान करना। ठीक है,
उसके साथ अब बात आती है आगे कि पंचायतों पर सरकार का क्या नियंत्रण है। पंचायतों पर सरकार का क्या नियंत्रण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकार का ही काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्थानीय लोगों को काम करने की अनुमति दी गई, उसके ऊपर पंचायत देखती है, पंचायत के ऊपर सरकार देखती है। ठीक है। सो उसके बाद सरकार पंचायती राज की संस्थाओं पर जो देता है, वो नियंत्रण करता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि सरकार पंचायत और पंचायत समिति या फिर जिला परिषद का निर्माण कर सकेगी और उन्हें सीमित और निश्चित भी कर सकेगी, उन्हें बदल भी सकती है। सरकार पंचायत के लिए कार्यवाही संबंधित नियम भी बना सकती है, उनके चुनाव के लिए कार्यवाही को नियंत्रण भी कर सकती है। सरकार पंचायती राज के किसी भी सदस्य को नियंत्रित कर सकती है, कर्तव्य उसको सौंप सकती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करनी है तो करनी है। सरकार पंचायत के सदस्यों को अपना कर्तव्य करने के लिए निर्देश और आदेश दे सकती है। सरकार पंचायत समिति और जिला परिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मंगवा सकती है। सरकार पंचायत के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों और निर्णयों को रद्द कर सकती है और पंचायत पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार नियुक्त डायरेक्टर और ब्लॉक विकास और पंचायत के जो ऑफिसर होते हैं, जिनको पी और पीडीओ बोलते हैं, वो पंचायत के सदस्यों को अपने पद से हटा सकती है। सरकार पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकारियों को और उनके कर्मचारियों को नियंत्रण कर सकती है और जिलाधीश जो होते हैं, डीसी जो होते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद के बजट की स्वीकृति और अस्वीकृति कर सकती है। उसके बाद अब आपकी बात आती है मूल्यांकन की। तो देखो, मूल्यांकन में ये बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के अब मतलब भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाने से कोई भी पंचायत को दिए गए अधिकार और दायित्व, वित्तीय साधन उसे छीने नहीं जा सकते हैं। और जब से 74 संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ था, तब से तो इनकी जड़ें और मजबूत हो चुकी हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि पंचायत पंचायती राज का आधार है। हम पंचायती राज को भारत में सफल देखना चाहते हैं, हमें पंचायत को सफल बनाना होगा और पंचायतों को वास्तविक शक्ति प्रदान करनी होगी, क्योंकि ये बोला जाता है कि पंचायतों को ऊपर से जब गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम आपको कंट्रोल किस खुशी में करते हैं। खुशी ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल्मों में या फिर आपको सीरियल्स में देखा होगा या कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखा दिया जाता है कि मान लो कि पंचायत गांव में कोई रहता है, दो फैमिलीज आपस में एक दूसरे ने किसी एक की फैमिली ने दूसरे को मार दिया, तो उनका ये होता है कि घर में कितना ही बुढ़े से बुढ़ा आदमी है, बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा है, उसकी बहन या उसकी जो बेटी होती है उस आदमी की, उससे उसकी शादी करवा दी जाती है कि भैया आपकी सजा ये है कि आप इसका शादी कर दो। ठीक है। अब उसको गाय बैलों की तरह चलाया जाता है लड़की को, कि मतलब लड़की की कोई लाइफ ही नहीं है। इस तरीके से लड़की कितना ही मना कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं जी पंचायत ने फैसला कर दिया तो कर दिया। तो इस चीज़ पे सरकार ने अपना नियंत्रण बना रखा है कि नहीं, वो लोग भी लोग हैं, इंसान हैं, उनका भी अधिकार है, जैसे बाकी इंडिया के लोगों का अधिकार है, शहर में रहने वालों का अधिकार है, वैसे ही उनका भी है। सो उन चीज़ों पर ये लोग कंट्रोल लगा सकते हैं, ये लोग मतलब सरकार कंट्रोल लगा सकती है। आपका जो पंचायत है स्टूडेंट्स, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नगर पालिका पढ़ेंगे। आज की क्लास को लेके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।